Hi, welcome back. Let's start with this new chapter which is self and personality. इस चैप्टर में बेसिकली हम एक्सप्लोर करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड पर्सनालिटी एंड कैसे इंडिविजुअल खुद को परसीव करते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ कैसे डेवलप और मैनिफेस्ट होती हैं। इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्फ की। सेल्फ एक ऐसा टर्म है जो कि रिफ़र करता है कि इंडिविजुअल खुद को कैसे परसीव करता है, उसका क्या सेंस है। वो एक ऐसा सेंस जो कि दूसरों से उसको सेपरेट करता है और एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है। ये जो यूनिक आइडेंटिटी है यही सेल्फ है। ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है सेल्फ अवेयरनेस को, यानी कि एक ऐसी एबिलिटी जिससे एक पर्सन रिकॉग्नाइज कर सकता है खुद को एज एन इंडिविजुअल, एज अ यूनिक सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को मिरर में देखते हो एंड यू थिंक, ओ दैट्स मी। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ योर एक्सपीरियंसिंग सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी इससे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि पर्सनालिटी में वी रिफ़र जो भी हमारे कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, और जो हमारा बिहेवियर है जो एक पर्सन को यूनिक बनाता है। इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि कैसे एक पर्सन बिहेव करता है, सोचता है या दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कोई पर्सन कंसिस्टेंटली फ्रेंडली है, पॉजिटिव रहता है और थोड़ा आउटगोइंग है, तो उसे हम एक सोशलेबल पर्सनालिटी का टैग दे देते हैं। ये जो हमने सोशलेबल पर्सनालिटी बोली, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। अच्छा, अभी हम समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ काफ़ी अच्छे से। अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सेल्फ जो है वो दो कंपोनेंट से बना है, जिसमें पहला यूज़ होता है सेल्फ का एज अ सब्जेक्ट, यानी कि आई। यहाँ पर जब हम आई का इस्तेमाल करते हैं, ये एक एक्टिव एजेंट है इन नोइंग, परसीविंग एंड थिंकिंग। यहाँ पे ये एक ऐसा पार्ट है सेल्फ का जो कि बेसिकली लाइफ को एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि अगर आप एक डिसीजन बना रहे हो, तो यहाँ पे जो आपका आई है वो एक्टिवली हेल्प करेगा चूजिंग में। ठीक है, थोड़ा और क्लियर करने के लिए सेकंड कंपोनेंट समझते हैं। सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट, यानी कि मी। इसका मतलब क्या है कि मी इज नोन एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ, यानी कि सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स, सोशल रोल्स और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला करके बना है मी। यानी कि जब हम खुद को डिस्क्राइब करते हैं एज टॉल, फ्रेंडली या फिर एक स्टूडेंट, ये बेसिकली हम कैसे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मी। ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट समझते हैं सेल्फ के कुछ डायमेंशंस को, जिसमें पहला आता है फिजिकल सेल्फ। ये बेसिकली रिफर करता है टू वंस बॉडी इमेज एंड फिजिकल अपीयरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हम खुद को कैसे परसीव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट या फिर अट्रैक्टिवनेस, ये हमारा फिजिकल सेल्फ है। सोशल सेल्फ होता है बेसिकली वो रोल्स, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो रिलेशनशिप्स जो हम सोसाइटी में होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ डॉटर या स्टूडेंट या एज अ फ्रेंड। पर्सनल सेल्फ रेफर करता है हमारे प्राइवेट एस्पेक्ट्स के साथ। हमारे जो सेल्फ के प्राइवेट एस्पेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे पर्सनल थॉट्स, हमारे वैल्यूज़ या फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे इनर थॉट्स हैं वो हमारे एस्पिरेशंस या फियर्स हो सकते हैं, वो हमारे पर्सनल सेल्फ को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ और आइडेंटिटी की, जिसमें पहले चीज़ आती है सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट बेसिकली वो ऑर्गेनाइज्ड, कंसिस्टेंट सेट ऑफ बिलीव्स हैं, सेट ऑफ परसेप्शंस हैं जो हमारे खुद के बारे में हैं। इसका मतलब हम खुद को किस तरीके से देखते हैं, हाउ वी सी आर सेल्फ्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद को एज अ ऑनेस्ट पर्सन देखती हूँ या मैं बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ, ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट हुआ। सेकंड आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम है बेसिकली जो भी हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसका इवैल्यूएटिव एस्पेक्ट, यानी कि रिफ्लेक्ट अपॉन करना कि मैं खुद की कितनी वैल्यू करती हूँ, ये मेरी सेल्फ एस्टीम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद को केपेबल समझ रही हूँ या मैं ये बिलीव है मेरा कि मैं डिज़र्व करती हूँ रिस्पेक्ट, या आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, ये मेरी हाई सेल्फ एस्टीम को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ एफिकेसी, यानी कि एक ऐसा बिलीफ जो कि मुझे ये
पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन में फीलिंग देगा, एक ऐसी बिलीफ देगा कि मेरे अंदर एबिलिटी है इस सिचुएशन में सक्सीड करने की या इस टास्क को अकम्प्लिश करने की। जैसे कि अगर मेरे सामने कोई मैथ्स की प्रॉब्लम आई एंड आई बिलीव दैट आई कैन सॉल्व इट, ये मेरी सेल्फ एफिकेसी हुई। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी बेसिकली एक सेंस होता है कि हु वी आर, विच इंक्लूड्स हमारा जेंडर, हमारी एथनिसिटी, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप को आइडेंटिफाई करना एज एन इंडियन, एज अ वुमन और एज अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, ये मेरी क्या बनी, आइडेंटिटी बनी। अब हम समझते हैं कि अगर हमें स्टडी करनी है पर्सनालिटी की, तो हमारे पास कुछ मेजर अप्रोचेस हैं। जैसा कि हमने क्लास 11th में भी डील किया था, हमने पढ़ा था साइकोलॉजी के बैकग्राउंड्स के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, तो हमने उसके डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स देखे थे, डिफरेंट अप्रोचेस देखे थे। तो डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू, उनके लेंस के थ्रू जब हम स्टडी करते हैं पर्सनालिटी की, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है साइकोडायनेमिक अप्रोच की, जो कि डेवलप की थी सिगमंड फ्रॉइड ने। अब इस अप्रोच के थ्रू उन्होंने बेसिकली ये एम्फेसाइज किया था कि एक पर्सन का जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उसके अनकॉन्शियस माइंड और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के साथ। अब हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत फोकस किया था, क्योंकि इनका ऐसा मानना था, जैसे आप इमेजिन करो एक आइसबर्ग को, तो आइसबर्ग की सिर्फ एक टिप दिखाई देती है। इनका ये मानना था बेसिकली कि माइंड के हिसाब से माइंड को हम बेसिकली एक आइसबर्ग के कुछ लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो उसकी टिप है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसके नीचे हमारा प्री कॉन्शियस माइंड आता है और बिल्कुल बॉटम लेवल पे हमारा अनकॉन्शियस माइंड आता है, जिसके बारे में हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं। लेकिन वो अनकॉन्शियस माइंड की जो चीज़ें हैं वो हमारे ड्रीम्स के थ्रू, हमारे मिस प्रोनाउंसिएशंस के थ्रू कहीं कहीं अलग चीज़ों से प्रोजेक्ट होती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। इसके बारे में आप फर्दर और डिटेल में आगे पढ़ने वाले हो, बट अभी के लिए आप ये समझो कि उन्होंने बताया था कि इस आइसबर्ग में जो बिल्कुल बॉटम लेवल है वहाँ पे हमारा अनकॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में हमें चीज़ें रेयरली पता है। तो अनकॉन्शियस माइंड और जो किसी एक पर्सन का अर्ली चाइल्डहुड पीरियड का एक्सपीरियंस रहा है, उसी के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, इन दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। सेकेंडली, पर्सनालिटी को उन्होंने 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया था, 3 की कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले उन्होंने बात की थी इड की। इड बेसिकली हमारी प्रिमिटिव पार्ट है पर्सनालिटी का, बेसिकली जो कि ऑपरेट होती है प्लेजर प्रिंसिपल पे। सेकेंडली आता है ईगो। ईगो जो है वो रैशनल पार्ट है, वो बेसिकली रियलिटी ग्राउंड्स पे काम करता है। और सुपर ईगो मॉरल कॉन्साइंस है। जैसे कि अभी मान लो आपका कोई लेक्चर है और आप उसको बंक करना चाहते हो, या आपकी इड आपको कहना चाह रही है, या आपकी इड की इंस्टिंक्ट है, ये ड्राइव है कि हाँ अगर मैंने ये क्लास बंक कर दी तो मज़ा आ जाएगी, ये मतलब बोरिंग सा लेक्चर नहीं अटेंड करना पड़ेगा। ये आपकी इड बोल रही है, जो कि आपको प्लेजर देगी आगे चल करके कि हाँ आपको क्लास नहीं अटेंड करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, बाहर जाकर आप इंजॉय करोगे। सेकेंडली, आपका जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। वहीं पे जो सुपर ईगो है वो आपका मॉरल कॉन्साइंस है। सुपर ईगो इस सिचुएशन में क्या बोलेगा कि नहीं, क्लास नहीं बंक करनी चाहिए, बहुत गलत आदत है ये, और टीचर से डांट भी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो टीचर से डांट पड़ेगी वाली बात है, ये हो गया रियलिटी प्रिंसिपल। रियलिटी प्रिंसिपल कैसे हुआ, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात हो गई कि हाँ पनिशमेंट मिल जाएगी, जो कि रियलिटी में हो जाएगा। तो ये जो ईगो है ये एक तरीके से हमारे इड और सुपर ईगो दोनों को बैलेंस करके चलता है, क्योंकि हमारे डिज़ायर्स और हमारी मॉरलिटी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आते ही रहते हैं, हम उस कॉन्फ्लिक्ट को अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कहीं ना कहीं हमारा ईगो ही सेटिस्फाई करता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही पर्सन जो है समटाइम्स गिल्टी फील करता है। अगर कभी उसने उससे कुछ गलती हो भी गई, या उसको प्लेजर प्रिंसिपल की वजह से कोई ड्राइव आई, कोई इंस्टिंक्ट आई, कोई मोटिव आई, तो इसकी वजह से वो पर्सन गिल्टी फील करता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली साइकोडायनेमिक अप्रोच के थ्रू जब हम पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं, या उस लेंस के थ्रू जब पढ़ते हैं, तो हम इन 3 की कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं, जहाँ पे हम बताते हैं कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो एम्फेसाइज्ड, मतलब हाईली इन्फ्लुएंस्ड है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से और हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से। सेकेंडली,
जो हमारी पर्सनालिटी के 3 की कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि इड, ईगो और सुपर ईगो, जिन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हमारी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रेट अप्रोच की। ट्रेट अप्रोच फोकस करता है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और मेजर भी किया जा सकता है, जो कि कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ थॉट्स हैं। पर्सनालिटी हमने पहले ही बात की थी कि जो थॉट्स और बिहेवियर कंसिस्टेंट होते हैं, उनका पैटर्न कंसिस्टेंट होता है, उसे हम एज पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रेट अप्रोच के थ्रू ये बात की गई थी कि इन ट्रेट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। इसमें 3 की मॉडल्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है एल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी, जिन्होंने बेसिकली ट्रेट्स को कैटेगराइज कर दिया था: कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। इसके बारे में भी हम आगे और डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर आते हैं कैटल। कैटल ने 16 पर्सनालिटीज़ की बात की थी। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि एक इंसान के अंदर 16 तरीके की कोर पर्सनालिटी ट्रेट्स होते ही हैं। इसी से उनका एक फेमस टेस्ट भी है 16 PF का, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं, जिसका हम आगे यूज़ भी करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो होता है आइसेंक का मॉडल। उन्होंने बेसिकली पर्सनालिटी की 3 डायमेंशंस बताई थी, जहाँ पे उन्होंने फोकस किया था एक्स्ट्रावर्जन पे, न्यूरोटिसिज्म पे और साइकोटिसिज्म पे। तो बेसिकली इसी के थ्रू उन्होंने ट्रेड बेस्ड डिस्क्रिप्शन दे करके पर्सनालिटी को डिफाइन किया था। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमारा पर्सनालिटी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करता था। तो यहाँ पे भी उन लोगों ने इसी नज़रिए से पर्सनालिटी को पढ़ा है। इसमें की फिगर्स हैं कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स ने फोकस किया था इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट पे और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पे। अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स बताई थी, जहाँ पे उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात किया था। बेसिकली ये कहा था कि जो फुल पोटेंशियल होता है इंसान का, वो पर्सन जब अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर रहा होता है, तो बेसिकली वो पूरे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का पार्ट है। अब आता है बिहेवियरल या फिर सोशल लर्निंग अप्रोच, जिसमें ये बताई गई थी कि पर्सनालिटी का जो शेपिंग है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू होता है और हमारे एनवायरनमेंट के इंटरेक्शंस के साथ होता है। जिसमें उन्होंने की कॉन्सेप्ट में बताया था कंडीशनिंग के बारे में। कंडीशनिंग जो होती है, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, ये हमने काफ़ी अच्छे से डील किया हुआ है क्लास 11th के टाइम पे। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको क्यों वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनके रेफरेंसेस आगे आपको मिलते ही जाएंगे। अगर रिविजन करनी हो तो उसका आप वीडियो वापस से जाके देख सकते हो। उसके बाद बंड्यूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, जिसमें उन्होंने मॉडलिंग और इमिटेशंस की बात की थी। नेक्स्ट, अगर कल्चरल अप्रोचेस के थ्रू बात करें तो इस अप्रोच के थ्रू ये बताया गया है बेसिकली कि कैसे हमारे जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं वो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अलग अलग टाइप के कल्चर्स होते हैं जो कि अलग अलग ट्रेड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। वेस्टर्न कल्चर में हम इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअलिटी बहुत मैटर करती है। लेकिन वही जो ईस्टर्न कल्चर्स हैं वो कलेक्टिविज्म की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। तो वो कैसे हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हमने फ्रॉइड की स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी समझ ली है, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि इट बेसिकली हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट और बेसिक डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ऑपरेट करती है प्लेजर प्रिंसिपल पे, यानी कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे। ठीक है, जैसे अगर एक पर्सन हंग्री फील कर रहा है तो उसकी इमीडिएट डिज़ायर होगी खाना, जो कि इड से ड्रिवन होती है। नेक्स्ट आता है ईगो। ईगो हमने बात की थी कि वो बैलेंस क्रिएट करता है। वो इड और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच की रियलिटीज़ के पास बैलेंस लेकर के आएगा और रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के प्लेट से खाना चुरा के तो खाओगे नहीं, आपको भूख लगी हुई है, तो आपका ईगो यही सजेस्ट करेगा ना कि आप वेट करो अंटिल एक एप्रोप्रिएट आपको ईटिंग टाइम मिल जाए। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं सुपर ईगो की, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे इंटरनलाइज्ड सोसाइटल नॉर्म्स को, सोसाइटल मॉरल्स को, मॉरल कंपस को बेसिकली। तो ये वो वाली फीलिंग है जब झूठ बोलने पे गिल्टी फील होता है, क्योंकि सुपर ईगो में रिमाइंड करता रहता है कि हाँ, डिसऑनेस्टी एक सोसाइटल रूल है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरीके से अब डिफेंस मैकेनिज्म्स आए। डिफेंस मैकेनिज्म्स का क्या इंपॉर्टेंट है कि देखिए, आपने इड और सुपर ईगो के बीच में ईगो जब मॉरल ग्राउंड पे भी आ करके, रियलिटी प्रिंसिपल पे भी आ करके नहीं सेटिस्फाई कर पाता है खुद को, और
जब वो अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजीज जो भी हमारा ईगो यूज़ करता है उस कॉन्फ्लिक्ट, उस एनजाइटी को मैनेज करने के लिए, वो डिफेंस मैकेनिज़्म है। इसमें कई सारे डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं जो आपको बिल्कुल टिप पे याद होने ही चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर आपको रेफरेंसेस उसके मिलते रहेंगे। जिसमें से पहला अगर मैं बात करूँ, रिप्रेशन बेसिकली क्या है कि डिस्ट्रेस मेमोरीज जो हैं उसको कॉन्शियस अवेयरनेस से बिल्कुल हटा देना। डिनायल क्या होता है, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देंगे। प्रोजेक्शन यानी कि एट्रीब्यूट करना अपनी खुद के अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को टू द अदर्स, यानी कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मैं पहले हाथ नहीं उठाता, उसने हाथ उठाया, उसने गलत बोला, इसलिए मुझे गुस्सा आया। ये एक प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल है छोटा सा। तो अगर मैं आपको समझाऊँ डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली, तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से याद करनी चाहिए कि आप पहले उस चीज़ को एलैबोरेट कर लो, वो डिफेंस मैकेनिज्म है क्या, उसका मीनिंग क्या है, और उसके साथ में आप एक एग्जाम्पल याद कर लो। तो आप इस तरीके से एग्ज़ाम में बेस्ट अपना आंसर रिप्रेजेंट कर पाओगे। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग ट्रेट अप्रोचेस की। गार्डन एल्पॉर्ट ने बेसिकली क्या बताया था कि उन्होंने ट्रेट्स को 3 चीज़ों में डिफाइन कर दिया था, 3 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया था। पहला था कार्डिनल ट्रेट्स क्या बोलते हैं बेसिकली, कि वो डोमिनेंट ट्रेट्स जो कि पर्सन के बिहेवियर को नियरली बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर देते हैं, मतलब हर टाइप के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे क्योंकि वो इतने डोमिनेटिंग होते हैं। सेंट्रल ट्रेट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि सम डिग्री तक हर पर्सन में मिल जाएगी, जैसे कि आई एम अ टी लवर, टी काफ़ी लोगों को पसंद होती है, ये एक बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये मेरे सेंट्रल ट्रेट में आएगा। फिर आता है सेकेंडरी ट्रेट्स, यानी कि ऐसे ट्रेट्स जो कि सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशंस पे अपीयर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं कार्डिनल ट्रेट्स का एग्जांपल दूँ, तो कार्डिनल ट्रेट्स बेसिकली वो पूरे डोमिनेटिंग ट्रेट्स हैं जो एक पर्सन के बिहेवियर को पूरे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले लो हिटलर का, ठीक है, या महात्मा गांधी का, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स आप कार्डिनल ट्रेट्स में लिख सकते हो। अब जैसे मान लो एक पर्सन है जो जनरली सच ही बोलता है, तो वो उसका एक सेंट्रल ट्रेट होगा, ठीक है, बट किसी किसी सिचुएशंस में, सोशल सिचुएशंस में बहुत शाय रहता है, ये उसका सेकेंडरी ट्रेट होगा। सेकेंडरी ट्रेट क्यों है, क्योंकि वो स्पेसिफिक सिचुएशंस में प्रेजेंट है, और सेंट्रल ट्रेट जनरली टू सम डिग्री हर पर्सन में होते हैं। अब रेमंड कैटल ने बेसिकली 16 पर्सनालिटी फैक्टर 16 पीएफ का क्वेश्चन डेवलप किया था, जो कि आइडेंटिफाई करती है 16 कोर ट्रेट्स को। ट्रेट्स जैसे कि वार्मथ, रीजनिंग या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारे इस मॉडल का पार्ट हैं। अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप 16 के 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स याद करके रखो। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये ज़रूरी है जानना कि उन्होंने कौन सा क्वेश्चन डेवलप किया था और उनका मेन एम्फेसिस क्या था। नेक्स्ट अगर आइसिंग की बात करते हैं, तो आइसिंग ने प्रपोज किया था 3 मेजर डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें से एक्स्ट्रावर्जन आता है, जिसमें बेसिकली हम वर्सेस करके इसको याद कर सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रावर्जन में हम बात करते हैं सोशलेबल वर्सेस रिजर्व्ड की, न्यूरोटिसिज्म में बात करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस इनस्टेबिलिटी। ये इन्होंने बेसिकली डिग्री में एक्सप्लेन किया था। तो ये जो मैं आपको वेरिएशंस बता रही हूँ, सोशलेबल वर्सेस रिजर्व्ड, ये डिग्री है उस चीज़ की। साइकोटिसिज्म आता है, इसमें अग्रेसिवनेस वर्सेस इंटरपर्सनल होस्टिलिटी। अगर एक पर्सन हाईली एक्सट्रोवर्टेड है तो वो लाइकली टू भी होगा आउटगोइंग और टॉकेटिव के भी। अब अगर हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस पे वापस आते हैं, तो कार्ल रॉजर्स ने क्या कहा था कि एक पर्सन की इनहेरेंट ड्राइव होती है कि वो पर्सनल ग्रोथ अचीव करे, अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचे। तो इसी में इन्होंने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात की थी, यानी कि एक्सेप्ट करना और पर्सन को वैल्यू करना विदाउट कंडीशंस। एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कोर स्किल्स में आती है एज अ साइकोलॉजिस्ट के। सेकंड आता है कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि हार्मनी रखना बिटवीन अ रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ मेरी जो रियलिटी पर सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी प्रेजेंट की है, और आइडियल वो होगी जो मुझे बनना है या जो मेरी एस्पिरेशन। अगर एक थेरेपिस्ट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाता है क्लाइंट की तरफ, तो बेसिकली वो उनके चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपका क्लाइंट आपसे झूठ भी बोल रहा है, फिर भी उस सिचुएशन में आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो या आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो। आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी और उस पर्सन को वैल्यू करते रहना होगा विदाउट कंडीशंस। अब अगर मैस्लो की बात करते हैं वापस से, तो उन्होंने पिरामिड के थ्रू हायरार्की बताई थी, जिसमें उन्होंने बेसिक नीड से स्टार्ट किया था फ्रॉम द बॉटम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एट द टॉप।
तो ये नीड्स भी मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस की हुई हैं। क्लास 11th की बुक में भी आपने ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी। रिवीजन के लिए आप वो वीडियोस वापस से विजिट कर सकते हो। तो सोशल और बिहेवियरल लर्निंग में हमने बीएफ स्किनर की बात कर ली थी कि कैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग के रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के थ्रू हम बिहेवियर को शेप कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट ने बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं और हम उनको अगर पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, तो बेसिकली वो उनके स्टडीइंग के बिहेवियर को और ज़्यादा, उसके लाइक्लीहुड को और ज़्यादा बढ़ाएगा। एल्बर्ट बंड्यूरा की हमने बात की थी कि कैसे उन्होंने मॉडलिंग बताया था कि कैसे बच्चों को प्लीज़, थैंक यू जैसी चीज़ें सिखाते हैं पेरेंट्स, तो ये बेसिकली उनके पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है आगे चल करके, उनके बिहेवियर मोल्ड करने में और शेप करने में काम आती है। सेल्फ एफिकेसी भी हमने यहीं से सीखा है बेसिकली कि वो एक ऐसा बिलीफ है कि मेरी अपनी खुद की एबिलिटी क्या है किसी एक पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करने की। अब अगर हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी का असेसमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए कई टाइप के टेस्ट्स प्रेजेंट हैं और बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी इसके होते हैं। मैं आपको वो एग्जाम्पल्स पॉइंट आउट करके बता रही हूँ जो ईजी होंगे लर्न करने में और आप उसको एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हो। 1 या 2 एग्जाम्पल डालना काफ़ी रहता है आंसर शीट में। तो सबसे पहले आ गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि वो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनेयर्स जो कि मेजर करेंगे स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट को। इसमें आता है MMPI। MMPI क्या है? मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताई थी कि आपको क्वेश्चनेयर, स्केल और इन्वेंट्री, इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब अगर हम MMPI की बात करते हैं तो ये बेसिकली डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। प्रेजेंट टाइम में आपको इन्वेंट्रीज़ की और क्वेश्चनेयर्स की डिटेल्स ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसका डिस्क्रिप्शन और नाम याद रख लो, वही काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट आता है बिग 5 फैक्टर। बिग 5 फैक्टर की जो इन्वेंट्री है ये आपके एनसीईआरटी में आपको अलग से कॉलम ही मिल जाएगा जहाँ पे इन 5 डायमेंशंस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ऑफ पर्सनालिटी, क्योंकि ये अभी तक मोस्ट एक्सेप्टेबल और कह सकते हैं कि मोस्टली यूज्ड है और इसी की इन्वेंट्री है बेसिकली, जहाँ पे ये चीज़ डिफाइन की गई है कि कौन से पर्सनालिटी के 5 मेजर डायमेंशंस हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिसमें है ओपननेस, कंसाइंशियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बेसिकली वो टेक्निक्स हैं जिसमें एम्बिगस स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, जिस पे पर्सन रिस्पॉन्ड करता है और वो जो रिस्पॉन्स है वो बेसिकली रिवील करेगा कुछ पर्सनैलिटी के हिडन एस्पेक्ट्स को, जिसमें से सबसे पहला आता है थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट। अगर आप ग्रेजुएशन में आगे चल करके वापस साइकोलॉजी कंटिन्यू करते ही हो तो आपको ये टेस्ट यूज़ करना सिखाया जाएगा। ये टेस्ट मतलब मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली इसमें बेसिकली होता क्या है कि पर्सन को स्टोरीज़ बनानी होती हैं कुछ एम्बिगुअस इमेजेस को देख करके, जो स्टोरीज़ उनके इनर इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिफ्लेक्ट करेगी। और इसी के साथ साथ एक दूसरा टेस्ट होता है रोशाक का इंक ब्लोट टेस्ट, जो कि बेसिकली इंक ब्लोट्स बनाए जाते हैं, थोड़े से कुछ ऐसे इंक ब्लोट्स होते हैं छोटे छोटे डायग्राम्स में, जिनको पर्सन देखता है और इंटरप्रेट करता है, तो जो वो रिस्पॉन्स देता है उन रिस्पॉन्सेस को एनालाइज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक अंडरलाइंग थॉट और फीलिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स आते हैं। ऐसे काफ़ी असेसमेंट्स होते हैं जिसमें पर्सन खुद से ही रिपोर्ट करता है अपने बिहेवियर और फीलिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली एक क्वेश्चनेयर भी प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे पर्सन को रेट करने को देते हैं, रेटिंग स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे वो रेट कर सकता है कि वो कितना एक्सट्रोवर्टेड है और उन्हें कैसा लगता है, व्हाट दे थिंक दे आर, तो उस बेसिस पे वो अपना एक सेल्फ रिपोर्ट ही प्रिपेयर करते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं, कॉमन टाइप्स हैं जिससे हम पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की, तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक सबसे मेजर डिफरेंस है इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिविस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक जो है वो वैल्यू करेगा इंडिपेंडेंस को, सेल्फ रिलायंस को, पर्सनल अचीवमेंट्स को, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर्स में पर लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने गोल्स को परस्यू करें। वहीं दूसरी तरफ है कलेक्टिविस्टिक, यानी कि सोशल हार्मनी को, फैमिली को, ग्रुप के गोल्स को ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस दी जाएगी रैदर दैन इंडिविजुअल के डिज़ायर्स। जैसे बहुत सारे एशियन कल्चर्स में हम ये देखने को मिल सकता है कि कैसे इंडिविजुअल्स की फैमिली जो है प्रायोरिटाइज करते हैं कम्युनिटी को ओवर पर्सनल एस्पिरेशंस। अगर हम कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं तो पर्सनालिटी ट्रेट्स और बिहेवियर्स दोनों ही हमारे शेप्ड होते हैं हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ के थ्रू। जैसे कि अगर एक पर्सन कलेक्टिविस्टिक
अपब्रिंगिंग में है, तो बेसिकली वो अपने कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, टीम वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और वो सोशल हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर हम एक आपको छोटा सा रिकैप दें तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है बेसिकली, कि हमने ये समझा कि सेल्फ और आइडेंटिटी होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्फ एस्टीम क्या होता है, सेल्फ एफिकेसी क्या होता है। हमने ये भी देखा कि कौन कौन से मेजर अप्रोचेस का यूज़ करके हम पर्सनैलिटी को पढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग साइकोडायनेमिक, ट्रेट, humanistic, behavioral and cultural approaches. Also, we learned about what is the importance of cultural context in shaping personality traits and behaviors. So, I believe that काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टू द पॉइंट चीज़ें कवर की हैं विद एग्जांपल्स, जो आप अपने आंसर शीट में यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माइंड मैप मिल जाएगा इस चैप्टर का फॉर क्विक रिविजन, ऑल्सो द नोट्स एंड NCERT सॉल्यूशंस। सो if there is any doubt left, you can write down in the comment section below. Thank you so much.